5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के तहत अब राजस्थान की जनता अपने सबसे बड़े लोकतांत्रिक कर्तव्य को निभाने वाली है। 25 नवंबर को 200 सीटों के लिए मतदान होने वाला है। चुनाव प्रचार थम चुका है। सीएम अशोक गहलोत अपनी सरकार को जन कल्याणकारी नीतियों वाली सरकार कहते हैं और इसीलिए कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस बार वो प्रदेश में इतिहास बनाने वाली है, सत्ता में वापसी कर रही है। जबकि बीजेपी की ओर से प्रचार अभियान की रथ की बागडोर थामे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा और बीजेपी की सरकार ही प्रदेश में विकास की गाड़ी दौड़ा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कुछ सवाल है मेरे जो कि राजस्थान के चुनाव को लेकर हैं और हम चाहते हैं कि स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने ये सवाल रखे जाएं। ये सवाल है कि राजस्थान में किसकी राजनीति भारी पड़ती नजर आ रही है या फिर जो चुनाव के नतीजे उसमें इसका दबदबा देखने को मिलेगा। क्या कथित रेवड़ियों की गारंटी पर मुहर लगेगी, क्योंकि दोनों ही दल जो लड़ रहे हैं चुनाव, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, उन्होंने जनता को बहुत सारी सुविधाओं, बहुत सारी सेवाओं का वादा किया है जिसे कथित रूप से रेवड़ियां भी कहा जाता है। आखिर इस पर किसकी मुहर लगेगी? क्या राजस्थान की जो जनता है वो पुराने सियासी पैटर्न पर ही चलेगी? क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि एक जो पार्टी है वो बदल कर दोबारा जो है सत्ता में नहीं आती और बीजेपी एक बार तो एक बार कांग्रेस, ऐसा इतिहास रहा है। तो क्या कांग्रेस इतिहास बनाती दिख रही है? एक ये भी सवाल है। और सवाल ये भी कि क्या गुटबाजी ने बीजेपी को प्रदेश में कमजोर किया है? और एक सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस की गुटबाजी इन चुनाव के दौरान पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है? हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है। आइए उनका स्वागत करते हैं स्ट्रेट टॉक में। हमारे साथ राजस्थान से जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिल शर्मा सर। अनिल सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और सुनील शुक्ला सर भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी स्ट्रेट टॉक में। शुरुआत में अनिल सर आपसे ही करूंगी, क्योंकि सीधा जो आप महसूस कर पा रहे हैं, जो आपका आकलन है वो बहुत ही सच्चाई के करीब होगा। आपको वर्तमान में ये जो चुनाव प्रचार का अब शोर थम चुका है, किसका दबदबा आप देख पा रहे हैं कि जनता को उनकी रैलियां, उनकी सभाएं लुभा रही हैं और किसके सभाओं में कुर्सियां खाली रह जा रही? शुक्ला जी, गौतम, नेहा जी, आपको एक चीज समझाता हूं मैं। इसमें सबसे राजस्थान में मुझे लगता है ये पहला चुनाव है। देखिए, मेरे को करीब करीब 34-35 साल हो गए जर्नलिज्म में। ये पहला चुनाव है जब मैं देख रहा हूं कि ये बता पाना कि कौन पार्टी जीत रही है बड़ा मुश्किल है। मतलब मैं ऐसी मुश्किल कभी राजस्थान में देखी नहीं थी। ये पहली बार है जब मैं इसको देख रहा हूं कि मुश्किल हो रहा है बताने में। मेरे को ही नहीं हो रहा, ये ज्यादातर कैंडिडेट्स को भी हो रहा है, ये पार्टी के नेताओं को भी हो रहा है। कोई ऐसी पार्टी अछूती नहीं है जो एक आज आपको कंफर्टेबली बोल दे नहीं हम जीत रहे हैं। कोई नहीं बोल पा रहा, क्योंकि वोटर्स साइलेंट है, काफी हद तक साइलेंट है। अब आपने बात करी, एक तो मोदी जी ने कल रोड शो करा था, कल ही करा था शायद या परसों करा था, मैं भूल रहा हूं। पर जो रोड शो हुआ था, उस रोड शो में देखिए उनको चलना था करीब 8 किलोमीटर और वो 4 किलोमीटर पे रोड शो बंद करके चले गए। मतलब इसका मतलब सीधा सा ये था कि जितनी भीड़ एक्सपेक्टेड थी उतनी उनकी रोड शो में नहीं आई। कुछ चीजें कांग्रेस के कई नेताओं के साथ भी ऐसी हुई हैं। तो आपको जनता का मूड पकड़ने में टाइम लग रहा है। मैं ये मानता हूं कि अशोक गहलोत, कोई भी सर्वे उठाइए, ओपिनियन पोल उठाइए, उसमें सबसे पॉपुलर सीएम जो हैं वो अशोक गहलोत बन के उभरते हैं राजस्थान में एट 43%। और उसमें भी अगर आप एक सर्वे को देखें पर्टिकुलरली, जो ये बोलता है कि 43% उनके काम से बहुत संतुष्ट हैं और 28% उनके काम से संतुष्ट हैं। दोनों को अगर जोड़ें तो 71% और उनका कंपैरिजन मोदी जी से करा गया, जबकि मोदी जी राजस्थान में चाहे चीफ मिनिस्टर बनने नहीं आ रहे, वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि बीजेपी का कोई फेस नहीं है, इसलिए उनका कंपैरिजन सीधे मोदी जी से कर दिया गया। मोदी जी वाज अहेड बाय ओनली 3% पॉइंट से 74 के आसपास। तो अब अंदाजा लगा लीजिए आज अशोक गहलोत जहां खड़े हैं, वो इतनी पॉपुलरिटी मैंने राजस्थान में किसी सीएम की आज तक नहीं देखी जब से मैं जर्नलिज्म में हूं। दूसरी बात बोलना चाहूंगा, अशोक गहलोत की पॉपुलरिटी, इसमें कोई शक नहीं है। हर आदमी अशोक गहलोत, बीजेपी भी अशोक गहलोत का नाम लेगी। अगर आप बोलेंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ता कई लोग नाम लेंगे अशोक गहलोत का। बस एक ही दिक्कत आती है, क्या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से करा गया है? क्योंकि मैं एक बाइट अशोक गहलोत की सुन रहा था, उसमें वो ये बोल रहे हैं कि आप तो मेरा चेहरा देख के वोट दीजिए, मैं आपके साथ हूं। तो आप, इसका मतलब ये है कि एंटी इनक्यूमेंसी अगेंस्ट अशोक गहलोत के कुछ मिनिस्टर्स और अशोक गहलोत के कुछ सिटिंग एमएलएस के अगेंस्ट थी, जिसको अशोक गहलोत या कोई भी, जैसे मैं हूं, पत्रकार हूं,
मैं ये बोल सकता हूं उनके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी थी, पर क्या अशोक गहलोत की जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स पॉलिसीज हैं वो क्या एंटी इनकम्बेंसी को काट सकती हैं, यही ये इलेक्शन बताएगा। और एक और टेस्ट है ये जो मैं कई जगह बोलता हूं, ये अशोक गहलोत की जो वेलफेयर पॉलिसीज हैं, क्या ये ध्रुवीकरण के ऊपर या पोलराइजेशन के ऊपर उठ के और जनता को वोट करने के लिए मजबूर करेंगी कि आप धर्म पे नहीं दूंगा, मैं काम पे दूंगा, जिसने मेरे को रोटी खिलाई या जिसने मेरे लिए हेल्थ के बारे में सोचा, मेरे बीमारी के बारे में सोचा, मैं उसको वोट दूंगा। ये दोनों की लड़ाई है, और ये लड़ाई सिर्फ अशोक गहलोत के लिए नहीं है, ये पूरा देश, मैं कहता हूं राजस्थान की तरफ देख रहा है कि ये इसमें रिजल्ट क्या आने वाला है। क्योंकि अगर अशोक गहलोत अपनी चीजों पे, स्कीम्स पे जीतते हैं तो यह अपने आप में बहुत चैलेंज होगा बीजेपी के लिए 24 में भी। नेहा जी, आपने एक बहुत बड़ी बात जो यहाँ पर बड़ा मुद्दा जो उठाया है कि पूरा देश जो राजस्थान की तरफ देख रहा है कि यहाँ पर जो पॉलराइजेशन पॉलिटिक्स है किस तरह से रंग दिखाने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस को जीत हुई है वहाँ पर बिल्कुल जो परिस्थितियाँ हैं राजस्थान से भिन्न है, उत्तर भारत से भिन्न है। सुनील शुक्ला सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि अनिल सर ने जो यहाँ पर बात रखी है कि जो मतदाता है वो खामोश है, और कमोबेश इसी तरह की बातें मैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मतदाताओं के बारे में भी सुन रही थी, तो क्या हम इसको एक जनरलाइज कर सकते हैं कि वर्तमान में जो भारत का वोटर है वो अब गुपचुप तरीके से मतदान करना चाहता है और किसी भी पार्टी को या फिर उसके उम्मीदवार को ये पता नहीं लगने देना चाहता है कि उसके मन में क्या चल रहा है? और ये किस तरह की राजनीति आप देख पा रहे हैं या फिर मतदाताओं का पैटर्न देख पा रहे हैं? धन्यवाद नेहा जी। मतदाता तो निश्चित रूप से बताता नहीं है कि हम किसको वोट दिए हैं, लेकिन माहौल क्या है वो तो बताता है। और अगर आप लोगों के बीच में जाइए, अगर अनिल जी ये कह रहे हैं कि ये चुनाव है, अपने 4 दशक के पत्रकारिता के अनुभव के बाद ये यह कहने की स्थिति में नहीं है कि किसके पक्ष में चुनाव जा रहा है जी। तो मतदाता बोल रहा है, बिना बोले तो आप यह धारणा नहीं बना सकते। वह उसकी चुप्पी भी एक तरह का बयान है, इशारा है जी। कि अगर पिछले चुनाव के दौरान यह बात लगभग साफ हो जाती थी कि किसकी सरकार आ रही है या कौन सरकार जा रही है, ये क्यों होता था कि लोग बोलते थे। आज अगर एक सरकार है, राजस्थान का ये इतिहास है कि भारतीय जनता पार्टी 2 बार लगातार सरकार नहीं बनाई है। कांग्रेस तो बनाई है, भारतीय जनता ये एक इतिहास है यहाँ का। तो जब अगर ये इतिहास है तो और परिवर्तन का भी एक इतिहास है। परिवर्तन का इतिहास पूरे देश में है कि एक सरकार 5 साल किसी की सरकार, 5 साल किसी की सरकार, लेकिन यह परंपरा टूटी भी है, हमारे आपके देखते देखते टूटी है। केरल में परंपरा टूट गई, उत्तर प्रदेश में परंपरा टूट गई। सवाल ही नहीं, सवाल केवल यह है कि अगर आप गवर्नेंस के मुद्दों पर चलेंगे जी, तो लोग ऐसी सरकारों को स्वीकार करते हैं। उनको दिखता है कि अगर हमारे बेहतरी के लिए, हमारे जीवन में परिवर्तन के लिए, हमारी समस्याओं के समाधान के लिए अगर कोई सरकार चिंतित है तो उसके साथ खड़े होते हैं, उनको समर्थन देते हैं। और ये कई राज्यों में हुआ है। आज अगर अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ, अगर आज की बात नहीं, पिछले 5 साल की आप बता दीजिए ना कि पिछले 5 साल में अपोजिशन पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार को गिराने के अलावा कौन सा राजनीतिक कार्यक्रम की है? उस सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया हो, कोई मुद्दे खड़े किए हों, कोई असफलताओं को लेकर के सामने आई हो। पेपर लीक की बात कही जा रही है, इस पेपर लीक को लेकर के कोई भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की? बात मतलब ये लोग इस बातों को समझते हैं ना। और ध्रुवीकरण की अगर आप बात करेंगे, ध्रुवीकरण की अगर आप बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र, उसमें कितने वेलफेयर की बात कही गई है? आप उसमें क्यों किसानों को जो सम्मान निधि है उसमें राज्य सरकार की ओर से 6,000 रुपये और बढ़ा करके 12,000 रुपये करने की बात कर रहे हैं? अगर पोलराइजेशन इतना जरूरी, आप फिर किसानों को और व्यापारियों को ऋण देने की बात क्यों कर रहे हैं? आप गैस का सिलेंडर 450 रुपये में देने की बात क्यों कर रहे हैं? अगर पोलराइजेशन होता तो आसानी से हो जाता जी। और पोलराइजेशन में जो हिंदू मतदाता है राजस्थान में वो बहुत जबरदस्त है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, पोलराइज हो जाते हो। पोलराइज करने की जो कोशिशें की आपने कन्हैया लाल के हत्याकांड का मामला उठा करके, क्या वो दिखाई पड़ा?
नहीं दिखाई पड़ा। और दूसरा आप देख लीजिए जिसका उल्लेख किया अनिल जी ने जी, अनिल जी ने जयपुर में जो प्रधानमंत्री जी का रोड शो था वो 8 किलोमीटर का निर्धारित था, उन इलाकों से गुजर रहा था जहां 2008 में विस्फोट हुए थे जी, बावजूद इसको उसको आपने आधा करके अब केवल 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पूरा करके आपने छोड़ दिया जी, तो वो भी नहीं काम कर रहा है। अब लोगों को केवल अपने गवर्नेंस की चिंता है, उनको ये लग रहा है कि अगर हमारे जीवन में बदलाव लाने की या हमारी जरूरतों को पूरा करने की बात कौन कर सकता है, कौन कर रहा है, और अगर वो कह रहा है कि हम पूरा करेंगे तो उसने कहां किया उसको पूरा, अपने किस राज्य में उसको पूरा करते हुए दिखा है, ये विमर्श के विषय हो गए। तो अनिल शर्मा और सुनील शुक्ला दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि बीजेपी का प्रदेश में केंद्रीय टीम उतार देना, क्या ये एक उल्टा दांव पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अगर आप अशोक गहलोत की पॉपुलैरिटी की बात करते, लोकप्रियता की बात करते, तो बीजेपी की खेमे में फिर कौन है? क्योंकि वसुंधरा राजे का जो वहाँ उनकी जो स्थिति बनी हुई है पार्टी के भीतर ही, या फिर पूरे के पूरे चुनावी कैंपेन को भी मैं अगर आपके जरिए समझने की कोशिश करूँ तो बीजेपी में ये कितनी बड़ी मुश्किल या फिर मजबूरी दिख रही है? देखिए नेहा जी, आपको दिल्ली के नेताओं पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। दिल्ली ने खुद ने ऐसे कदम उठाए कि उनको डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। क्यों? आपने जो आपकी टॉलेस्ट लीडर थी राजस्थान में, जिनका कारिश्मा है, जिनकी पॉपुलैरिटी है, जिनकी मास अपील है, वो थी वसुंधरा राजे। उनको ही आपने इस तवज्जो नहीं दी, इग्नोर करने की कोशिश करी। आज ये हालत है कि परसों की बात है शायद, अब मोदी जी और वसुंधरा जी को एक फ्रेम में मैंने पहली बार देखा एक रैली के अंदर, और दोनों एक माला, जो बड़ी माला होती है उसके बीच में दोनों खड़े हुए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया वैसे वैसे बीजेपी के लिए वसुंधरा जी की इंपॉर्टेंस दिखाई देने लगी। तो उनको लगा, आपको याद होगा कर्नाटका में भी येदियुरप्पा का हाथ पकड़ना पड़ा था आखिर में आते आते। पर क्या बीजेपी ने देर कर दी? मैं मानता हूं बहुत देर कर दी। देर नहीं, बहुत देर कर दी उस स्टेज तक पहुंचने के लिए जहां पे आप कंबाइंड एक फोटो दिखाना चाहते थे। ये मान के चलिए कि आफ्टर अशोक गहलोत सबसे पॉपुलर लीडर वसुंधरा राजे राजस्थान में, इसमें कोई किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। और बीजेपी की वो टॉलेस्ट लीडर है, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। उनको साइडलाइन करने का आपको क्यों जचा था, क्यों आपने करा, ये मेरे को समझना बड़ा मुश्किल है नेहा जी। क्योंकि हम जैसे पत्रकार भी ये जानते थे कि अगर उनका चेहरा होता तो कुछ ना कुछ जरूर अंतर पड़ता। अब ये हो गया है कि वसुंधरा जी वैसे कहने के लिए तो करीब 30-40 रैलीज एड्रेस करी उन्होंने, पर वो 30-40 जने कौन है? वो उनके लॉयलिस्ट हैं, सपोर्टर्स हैं, जिनके वो रैली एड्रेस करने के गई हैं। बाकी कहां गई हैं वो? राजस्थान में 200 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और 199 पे चुनाव हो रहे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस का नेता की डेथ हो गई, इसलिए वो चुनाव को रद्द कर दिया गया है। अभी 199 जगह चुनाव है, उसमें से 40 जगह, करीब मैक्सिमम 40 जगह गई होंगी। वो 40 वो सीट्स हैं जहां पर वसुंधरा जी के या तो लॉयलिस्ट हैं या सपोर्टर्स हैं। तो ये आप देख लीजिए कि वसुंधरा जी को किनारे करने की कोशिश करने के बाद में आखिर में आपको एक फ्रेम में आना पड़ा। यही बता रहा है कि बीजेपी में घबराहट हुई, एक बौखलाहट हुई। उस घबराहट में और डर की वजह से अल्टीमेटली, जैसे आपने येदियुरप्पा का हाथ पकड़ के कर्नाटका में आप घूमे थे रोड शोज में, आपको राजस्थान में वसुंधरा को सेंट्रल स्टेज पे किसी ना किसी तरह से लाना पड़ा। इसलिए वसुंधरा की इंपॉर्टेंस बहुत थी। यही मैं नेहा जी आपको कहना चाहता हूँ। जी, तो कहीं ना कहीं ये जो मुश्किल है वो पहले से ज़्यादा अब बड़ी होती दिख रही है बीजेपी के लिए, क्योंकि वसुंधरा राजे का अगर साथ अब पाना भी चाहते हैं तो वो जो नुकसान हो चुका है शायद उसकी भरपाई अब ना हो पाए, क्योंकि जो वोटर है वो अपना मन बना चुका है। सुनील सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि अगर वसुंधरा राजे के नुकसान को बीजेपी नहीं यहाँ पर पूरा कर पाती है, उसकी भरपाई कर पाती है, तो कितना बड़ा झटका जो है अगर राजस्थान। लेकिन मैं साथ ही ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि कहीं कांग्रेस का अति आत्मविश्वास तो नहीं झलक रहा है, और इससे हो सकता है कि आखिर में उसको नुकसान हो जाए, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति इस तरह से कई अलग अलग विधानसभा चुनाव में दिखी भी है, और उसके बारे में यही कहा जाता है कि वो आखिर में कोई बड़ी गलती कर जाती है। आज तो चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, अभी तक तो कोई इस तरह की बात सामने नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी से अलग कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार को बहुत ही संगठित तरीके से चलाया। चुनाव अभियानों में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में पूरी तरह से लगे रहे जी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सभाएं होती रहीं। जो विद्रोही उम्मीदवार खड़े थे, इन्होंने बड़ी संख्या में उन लोगों को मैनेज किया और उनको मैदान से हटाया।
क्या एक भी मैंने अपने विद्रोही उम्मीदवार को मैदान से हटाने के लिए अशोक गहलोत किसी उम्मीदवार के घर चले गए? क्या इस तरह का एक दो उदाहरण आपके पास बीजेपी का है? तो उन्होंने अपने विद्रोह को भी और पार्टी में विघटन को भी समेटने की कोशिश की, वो तो नहीं किया। मेरा अपना मानना यह है कि जब आप स्थानीय नेतृत्व की अवहेलना करते हैं तो आपको नुकसान होता है, इतिहास साक्षी है इसका। आपने धूमल साहब की अवहेलना की हिमाचल प्रदेश में, तब आपके सामने रिजल्ट है। आपने येदियुरप्पा साहब की अवहेलना की कर्नाटक में, तथ्य आपके सामने है जी। कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपने नेताओं की अवहेलना की, परिणाम उनके सामने है। उसके पहले आप याद कीजिए, कर्नाटक में वीरेंद्र पाटिल की अवहेलना किया था राजीव गांधी ने, रिजल्ट आपके सामने है। संभव नहीं है ये, आप अपने स्थानीय नेताओं को क्योंकि देखिए आज अशोक गहलोत ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री जी गारंटी दे रहे हैं, लेकिन क्या अगले 5 साल वो दिखाई पड़ेंगे राजस्थान में? यह स्वाभाविक सवाल है कि प्रधानमंत्री किसी एक राज्य में तो टिकेंगे नहीं। उन्होंने सवाल जो पैदा किया कि गारंटी दे रहे कि मोदी गारंटी है जी, लेकिन 5 साल की आपकी विजिबिलिटी है क्या? वहां संभव है ये? किसी प्रधानमंत्री के लिए संभव नहीं है। आपको आज स्थिति क्यों हो गई? जो अनिल जी ने कहा कि वसुंधरा राजे प्रचार कर रही हैं, 40 विधानसभा क्षेत्रों में गई हैं, लेकिन उनमें उन इलाकों में नहीं गई हैं जहां विद्रोही उम्मीदवार बीजेपी के लड़ रहे हैं। एक जगह नहीं गई है और किसी विद्रोही को उन्होंने बैठाने की कोशिश नहीं की है कि आप मैदान से बाहर हो जाओ, आप पार्टी के साथ हो जाओ। है क्या कि स्थानीय लीडरशिप, स्थानीय संगठन ही प्रचार अभियान को चलाता है। स्थानीय कार्यकर्ता ही जो आपका मतदाता होता है वो उनको मतदान के दौर तक लाता है। स्थानीय कार्यकर्ता ही आपकी योजनाओं को, कार्यक्रमों को, घोषणा पत्रों को लोगों के बीच ले जाता है। वह मैंने दर्जन 2 दर्जन बड़ी बड़ी मीटिंगों से और रैलियों से या रोड शो से संभव नहीं है। आपको एक संगठन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है जी। और स्थानीय लीडरशिप हमेशा से प्रचार अभियान को तेज करने के लिए, मतदाताओं से कनेक्ट स्थापित करने के लिए और एंटी इनकम्बेंसी को और तेज बढ़ाने के लिए आपको आवश्यकता होती है। एक लीडर कभी नहीं कर सकता, ना अतीत में कर पाया है ना आगे कर पाएगा। और मैं जानना चाहता हूं कि अगर एक नेता की बदौलत अगर आप प्रचार अभियान को चला लेते हैं तो गुजरात में आपने बड़े पैमाने पर आपने विधायकों की टिकट क्यों बदले, आपने सरकार क्यों बदली? उसकी आवश्यकता होती है ना। तो एक संगठन चाहिए होता है। और मेरा अपना मानना है कि मोदी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी से बड़ा पॉपुलर नेता कोई नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 1 और 2 के बीच बहुत बड़ा गैप हो कि अशोक गहलोत की कोई पहचान नहीं न हो और मोदी जी राजस्थान में बहुत पॉपुलर नेता हो गया। अशोक गहलोत एक पॉपुलर नेता है और अशोक गहलोत के साथ एक पब्लिक कनेक्ट भी है। आज उन्होंने राजस्थान गौरव की बात की थी अपनी सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खड़ा कर दिया सवाल। तो क्या लोगों को अपील नहीं करेगी? अपने कार्यक्रमों, योजनाओं, गवर्नेंस को लोगों को के बीच में लेके जा रहे हैं। जिन योजना, मगर अगर चिरंजीवी योजना का लाभ किसी को मिल रहा है तो भूल जाएगा उसको जी। अगर ओल्ड पेंशन योजना वहां कब जाए, आप कह रहे हैं कि हमने घोषणा की थी, अब उसमें हम कानून बनाएंगे ओल्ड पेंशन को लेकर के, तो 90 लाख आदमी तो आपके साथ ऐसे खड़ा हो गया जी, आगे आपके समर्थन में। तो मेरा अपना मानना है कि अगर राहुल गांधी का इतना ही इंपॉर्टेंस है तो कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते समय मौजूद क्यों नहीं थे? क्योंकि उसका जो बात कही जा रही है उसको लागू करने की जिम्मेदारी, उसको लागू करने का जो चेहरा है वो अशोक गहलोत है जी। अशोक गहलोत को पार्टी ने रखा, इसलिए आप स्थानीय नेतृत्व की आवश्यकता हमेशा से है। और कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस आला कमान की परिपक्वता जो है जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान की जो परिपक्वता है वो ज्यादा दिखती है, एक राजनीतिक परिपक्वता ज्यादा दिखती है। मैं तो जो पुरानी कांग्रेस थी वो आज बीजेपी हो गई है और जो नई कांग्रेस है वो कल की बीजेपी थी जी। ये कल की बीजेपी अपने सारे नेताओं के पे विश्वास करती थी जी, और कल की कांग्रेस आज की बीजेपी हो गई है। ये जनता के वोट का जो है ये मतलब नहीं किया जाता। आप जवाहरलाल नेहरू के बाद का दौर याद कर लीजिए, श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में यही होता था जी, स्थानीय लीडरशिप का महत्व नहीं था और बीजेपी अपने स्थानीय नेताओं पर भरोसा करती थी
अपने पैनलिस्ट के पास चलना चाहेंगे। अनिल सर, कई बातें जो है आपसे और सुनील सर की बातों से और सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं, जैसा कि सुनील सर ने ये भी कमेंट किया कि एक बदली हुई कांग्रेस है और एक बदली हुई बीजेपी, और बीजेपी की पॉलिटिक्स के बारे में अब ये भी देखने को मिल रहा है कि ये कुछ फैंसी कॉरपोरेट कल्चर जो बीजेपी ने अपनाया, उसका खामियाजा उसे इस तरह से भुगतना पड़ रहा है कि वहाँ पर लोगों के बीच में उसको उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं हो पा रही है जितनी कि लोकप्रिय अशोक गहलोत और उनकी नीतियों को कहा जा रहा है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जितना संगठन मजबूत बीजेपी का माना जाता है, उसके मुकाबले कांग्रेस के अगर ये कार्यकर्ता या फिर उम्मीदवार लोगों तक पहुँच पा रहे हैं, तो आखिर कमी कहाँ रह जा रही है बीजेपी की तरफ से? पहले तो मैं नेहा जी इस पे कमेंट करना चाहूंगा कि मैंने जो शुरू में बोला था लड़ाई बराबर की लगती है, उसका एक रीजन था, वही आपने क्वेश्चन अभी मेरे से पूछ लिया। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कांग्रेस का मुझे ये लगता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं, जब भी उनको लगता है हम जीत रहे हैं, वो सो जाते हैं। और कांग्रेस की ये सबसे बड़ी कमी मैं मानता हूं। आज की तारीख में आपको बोलूं कि सपोज कीजिए हाइपोथेटिकली कांग्रेस को एज है, अगर ये बात इनके कानों तक पहुंच गई, क्योंकि अब वो जीतेगा, मेरा कहने का मतलब है अब वो पार्टी जीतेगी जिसके कार्यकर्ता बूथ पे मैनेजमेंट प्रॉपर कर पाए राजस्थान, क्योंकि लड़ाई बराबर की है। अब घरों से लाके और वोट डलवाना ये कार्यकर्ताओं का काम होता है। कांग्रेस कहीं ना कहीं उस चीज में पिछड़ जाती है। यही मेरे को एक जो कांग्रेस से डर है वो यही है। आज की तारीख में अशोक गहलोत ने गजब मोमेंटम लिया। आप देखिए, एक साल पहले हम 25-30 सीट बोलते थे कांग्रेस को, आज सट्टा मार्केट ही 80 सीट बोलने लगा। तो मोमेंटम तो कांग्रेस के साथ है ना, मतलब बीजेपी तो डिक्लाइन पे आई। पहले 150 बोलते थे, आज 110 बोलने लग गए लोग। सट्टा मार्केट तो डिक्लाइन पे, और ये अप पे है। और मेरा मानना है जब भी एक पार्टी मोमेंटम लेती है तो वो मोमेंटम उसके साथ रहता है, वो चलता जाता है मोमेंटम, और वो इलेक्शन तक उसको और इंक्रीज कर सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब आपका नीचे का कार्डर वर्क कर रहा हो, बूथ मैनेजमेंट प्रॉपर हो। क्या कांग्रेस ने, क्योंकि ये कांग्रेस की फितरत में नहीं है, पर क्या कांग्रेस ने आपके ऐसी तैयारी कर रखी है, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और मुझे लगता है कि बीजेपी का तो देखिए, साइलेंट वर्कर्स काम करते रहते हैं, घरों पे जाके देके भी आते हैं पर्चियां, कहां कौन सा थे वो भी करके आते हैं। कांग्रेस वहां पे थोड़ा पिछड़ जाती है, और कांग्रेस में इंप्रूवमेंट की जरूरत है बूथ लेवल मैनेजमेंट की। अब के मैं देखना चाहता हूं अशोक गहलोत की जो पॉलिसीज है, खास तौर से चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, जिसके बारे में आप गांव जाएं, शहर जाएं, लोग बहुत चर्चा करते हैं, क्योंकि उसमें 25 लाख का आपको बीमा कवर मिलता है पूरी फैमिली को। पर अब ये 50 लाख कर दिया गया, दावा क्या है कि अगर हमारी सरकार वापस आई तो हम 50 लाख कर देंगे। तो उनके मैनिफेस्टो का पार्ट है, गारंटीज का पार्ट है। वो तो आने के बाद होगा, कौन जीता कौन हारता है तो अभी पता नहीं, पर जनता का क्या मूड है, साइलेंट है। मैंने आपको पहले ही बोला, मैं मानता हूं बराबर की टक्कर है। अब लास्ट माइल जो है उसमें कांग्रेस वर्कर्स को काम करना है, बूथ मैनेज करना है और लोगों को लेके जाना है, जिसमें बीजेपी काफी माहिर दिखती है अभी तक। क्या कांग्रेस उसको कंटिन्यू कर पाती है, क्या कांग्रेस उसको आगे तक खींच पाती है, उस पर उनकी जीत और हार डिपेंड करती है। नेहा जी, अनिल सर, क्योंकि मैं एक महिला के मुद्दे पर भी आपसे समझना चाहती हूँ कि लगभग हर जनसभा में या फिर अपनी चुनावी रैलियों में पीएम ने कहा है कि राजस्थान में जो है महिलाओं के प्रति जो सुरक्षा हो या फिर बच्चों के प्रति जो सुरक्षा हो, पहले से बहुत ज़्यादा स्थिति बुरी हो गई है। तो जब प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा की बात करते हैं, और जब हम मणिपुर का भी जो हमने देखा कि ये पूरा एपिसोड कैसा रहा, उनकी किस तरह से चुप्पी रही, वो गए भी नहीं, तो उनके भाषणों का, इस तरह की बातों का वहाँ जनसभाओं पर या फिर पूरे के पूरे राजस्थान की महिलाओं पर आप कितना असर पाते हैं? नेहा जी, अगर ईमानदारी से बोलूं, आपके जितने भी मोदी जी ने भाषण दिए, अमित शाह ने दिए, एक तो महिला अत्याचार था और एक कन्हैया लाल थे उदयपुर वाले, जिनकी बड़ा मैं बोलता हूं ग्रूसम मर्डर था, बड़ा बुरा चीज करी थी। ये दो चीजों के अलावा तीसरे टॉपिक पे पहुंच ही नहीं पाते। महिलाओं की आप बात करते हैं, मैं ये भी बता देता हूं आपके, जितनी एक्सपेक्टेड भीड़ होती थी, क्योंकि मैंने 2018 का चुनाव कवर करा था, मोदी जी की 23 रैली में मैं गया था, और उस टाइम जो 2018 नहीं 2013 का, सॉरी 2013 का स्टेट असेंबली इलेक्शन, उसमें 23 रैली में मैं अटेंड करी उनके साथ में। मैंने जो पाया था उस टाइम लोगों में एंथुसियाज्म था मोदी जी को देखकर। वो क्या था, वो सरकार का नारा था, मैं भूल रहा हूं अभी वो नारा, वो नारा लोग उनके साथ लगाते थे। अब के ना तो वो भीड़ थी, ना वो लोग उनके साथ जुड़ पा रहे थे।
तो मुझे लगा आपके बड़ा स्लो, मोदी जी बोल भी बहुत धीमे धीमे रहते, अगर आप उनकी स्पीचेस सुनेंगे तो वो वैसे नहीं बोल रहे थे जैसे पहले बोला करते थे। मुझे लगता है अब के वो अशोक गहलोत के नैरेटिव में फंस गए, क्योंकि अशोक गहलोत ने एक नैरेटिव बनाया वेलफेयर स्कीम्स का, उनके पास उसकी कोई काट नहीं थी। उस काटने के लिए उन्होंने मुद्दा उठाया कन्हैयालाल का, ध्रुवीकरण का। खैर वो वैसे भी उठाते, क्योंकि ध्रुवीकरण बीजेपी का एक सबसे बड़ा प्लैंक होता है, और महिला अत्याचार का। वैसे अगर आप देखें, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो शायद एनसीआरबी डेटा में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शायद राजस्थान से ऊपर है महिला अत्याचार। अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो सुनील जी मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल मध्य प्रदेश टॉप पे है जी। हाँ, तो मेरा यही कहना है, उसको भी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये फिर देखिए कहां पे कांग्रेस की कमी है। क्या कांग्रेस ने कभी भी इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करी? किसी भी मीटिंग में कोई भी नेता बोला कि ये जो बोल रहे हैं वो गलत है? मेरे को यही है, क्या पार्टी वर्कर्स और वो ऐसा कर पाएंगे? क्या लास्ट माइल पे उनको ले जा पाएंगे? अभी आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी बोल के गए उसको काउंटर नहीं कर रहे हैं आप। अब ये हो सकता है उनकी इलेक्शन स्ट्रेटेजी हो, मुझे नहीं पता, पर क्या ये इलेक्शन स्ट्रेटेजी है तो ठीक है क्या? मैं मानता हूं ठीक नहीं है। और नेहा जी, मेरा सिर्फ ये है, अब लास्ट में देखना है कि कौन लास्ट माइल पे बूथ मैनेजमेंट बेटर कर पाता है। जिसने बेटर कर लिया, ये मैं बात सुनील जी की बिल्कुल मानता हूं कि अशोक गहलोत की पॉलिसीज राजस्थान में बहुत पॉपुलर हैं। इस हिसाब से अशोक गहलोत को कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। बट आज की तारीख में मेरे से अगर आप पूछेंगे ग्राउंड पे, तो मैं बोलूंगा बराबर की टक्कर है। बिल्कुल। सुनील सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि कई जगह पे मैंने ये देखा और सुना भी कि अब जो जनता है भारत की वो ऐसी हो गई, शायद राजस्थान की जनता भी इसमें शामिल है, कि अभी जो मिल रहा है वो तो है, लेकिन अगला क्या? सड़क तो मिल गई, लेकिन इस पर चलाने के लिए क्या मुझे गाड़ी दोगे? या फिर आप जो मुफ्त अनाज दे रहे हो तो उसके साथ जो है क्या दालें या सब्जियां मिलेंगी? कुछ इस तरह का जो है पैटर्न जो है इंडियन वोटर्स का दिखता है। सुनील सर, क्या लगता है कि ऐसी परिस्थिति में, ऐसे मतदाताओं की मानसिक स्थिति के बीच अशोक गहलोत के जो कार्यकर्ता हैं या फिर कांग्रेस के जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, जिस तरह की शंकाएं अनिल सर ने जताई हैं, क्या आखिरी मोमेंट पे इस मोमेंटम को बरकरार रख पा रहे हैं? आपको क्या लगता है, आपका क्या आकलन है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बारे में? नहीं, अभी तक तो ये जो चुनाव अभियान चल रहा है उसमें तो नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज कि कांग्रेस संगठनात्मक स्तर पर उतनी कमजोर भी नहीं है राजस्थान में, जैसा कि उत्तर प्रदेश में या बिहार जैसे राज्यों में या बंगाल में या त्रिपुरा में उसकी कमजोरी है। उस तरह कमजोरी तो कम से कम राजस्थान में नहीं है। वहां का संगठन भी ठीक ठाक है। यह जरूर है कि जिस तरह का कैडर पार्टी बीजेपी है, उस तरह की कैडर पार्टी कांग्रेस नहीं है जी। ये तथ्य है ये। लेकिन जो आपने बात ये कही कि मुफ्त पाने वाली बात, मुफ्तखोरी की बात नहीं है ये। मुफ्तखोरी की बात कहना बहुत हल्कापन है। जो सवाल है जो सशक्त करने की, अगर आप किसानों को 2 लाख रुपए का ऋण ब्याज रहित देने की बात कर रहे हैं तो मुफ्तखोरी क्यों है जी? इसको तो मुफ्तखोरी आप नहीं कर सकते। अगर आप व्यापारियों को 5 लाख रुपए का ऋण ब्याज रहित देना चाहते हैं उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो मुफ्तखोरी क्यों है? बिल्कुल। अब सरकारें तो इसी बात के लिए होती हैं। अगर आप अपने राज्य के नागरिकों को बिना जाति, धर्म, लिंग, इलाका, किसी भेदभाव के 50 लाख रुपए का अगर आप स्वास्थ्य बीमा देने की बात करते हैं तो मुफ्तखोरी क्यों है? किस मदद के लिए सरकार होती है? अगर आप अपने किसानों को बेहतर कीमत देने की बात करते हैं तो मुफ्तखोरी क्यों है भाई? अगर आप अपने सामान्य उपभोक्ताओं को जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत भी कवर हैं, गरीबी रेखा के नीचे वाले भी हैं, उज्ज्वला योजना वाले भी हैं, इन सभी को मिला करके सबको अगर आप कहते हैं कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे तो मुफ्तखोरी क्यों है? क्या ऐसे लोग नहीं है जिनको आप सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिलनी चाहिए? दुनिया के बड़े देश, विकसित देशों की बात मैं कर रहा हूं, जब कोरोना काल में अर्थव्यवस्था ढीली हो गई थी, महंगाई बढ़ गई थी, वहां की सरकारों ने एक नागरिक को पैसा दिया, एक नागरिक को पैसा दिया कि आप पे महंगाई बढ़ी हुई है, उसमें आर्थिक सहायता की आपको जरूरत है। सरकारों को जरूरत है। आपका तरीका यह होना चाहिए कि आपके नागरिकों के पास स्वावलंबन की प्रवृत्ति हो जी जी, या आप केवल आप अपने सहायता के बल पर भी आप उनको निर्भर बनाए मत रखिए। आप उनको आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा होनी चाहिए। हम ये सही है, वो कहता है कि हमारी सड़क बन गई
तो उस सड़क पर चलने का साधन हमारे पास होना चाहिए, यानी कि हम सड़क पर चलने की मेरे पास ताकत हो। मेरा अगर खेत के लिए में अनाज और खाद और बीज मुझे मिल गई, तो मेरा जो उपज है उसको हम अच्छी तरह से मंडी में बेच लें, जो पैसा हमको मिले, मुझे एक बेहतर जीवन का अवसर मिले। ये हर नागरिक चाहता है, इसीलिए चाहता है कि आप नई बात करें। अगर आप हमेशा ध्रुवीकरण की बात करेंगे तो आप में नयापन नहीं है। यानी सर एक बात मैं आपसे ये भी समझ लेना चाहती हूँ कि क्या कांग्रेस की गुटबाजी इन चुनाव ने समाप्त कर दी है? अभी तक तो नेहा जी लगता है, मैं इसको सीज फायर मानता हूं। आज की तारीख में दोनों यूनाइटेड हैं। दोनों जब राहुल गांधी आते हैं तो दोनों साथ में राहुल गांधी के साथ जाते हैं, एक डायस शेयर करते हैं, और पोस्टर्स में भी जो लगे हैं राजस्थान में, उनमें भी आप सचिन पायलट और अशोक गहलोत को पाएंगे। एक तरफ अशोक गहलोत है, एक तरफ सचिन पायलट है। आज तक तो मैं मानता हूं बिल्कुल सब कुछ कांग्रेस में यूनाइटेड की तरह से लड़ा जा रहा है। और आज आप देखिए, कल मोदी जी ने अटैक करने की कोशिश करी राजेश पायलट और सचिन पायलट पे, उस पर सचिन ने भी जवाब दिया, और आज अशोक गहलोत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जवाब दिया कि गुर्जरों को इकट्ठा करने के लिए ऐसी बातें उठाई जा रही हैं उनके द्वारा, जबकि मेरे रहते हुए कभी भी गुर्जरों पे गोलियां नहीं चली। ये बीजेपी की राज में चली थी, मैंने तो लाठी भी नहीं चलाई गुर्जरों पे। तो वो आज उन्होंने उसको मोदी जी के स्टेटमेंट को, कल का जो स्टेटमेंट है, दोनों ने काटने की कोशिश करी। आज की तारीख तक सब कुछ यूनाइटेड लगता है राजस्थान में, और बीजेपी में बहुत बिखराव नजर आता है, क्योंकि 7-8 लोग हैं, वो सब अपने आप को सीएम मानते हैं, पर आज यह हालत उनकी है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो कैंपेन भी नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर वसुंधरा राजे, क्योंकि उनको डर है कहीं हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं खो दें अगर हम चले गए। तो वहां बिखराव है, यहां एकता दिखती है। अंदर से कितनी है नेहा जी, ये तो देखिए टाइम बताएगा, पर आज की तारीख में दिखती जरूर है। ये नजर आता है कि दोनों यूनाइटेड हैं और दोनों बहुत अच्छा मिलके काम कर रहे हैं। जी, एक सवाल मैं रमेश बिधूड़ी से जुड़ा भी आपसे समझ लेना चाहती हूँ। जिस गुज्जर वोट की बात की जा रही थी कि उनको वहां पर जिम्मा दे दिया गया था, कितना प्रभाव कर पाए एक विवादित चेहरा, और कितना प्रभावी कर पाते हैं जनता को? देखिए, आप एक चीज समझिए, सचिन पायलट की कॉन्स्टिट्यूंसी में विधुड़ी को भेजिए, चाहे किसी को भेजिए। और एक चीज और बता दूं आपको, सचिन पायलट भी विधुड़ी है बाय सरनेम। ये तो पायलट अपने पिताजी का नाम लाएं, वरना ये भी विधुड़ी है बाय कास्ट। जो इनके गोत्र होते हैं उनके हिसाब से वो भी वही है। मेरे को लगता नहीं टॉप में कोई अंतर पड़ेगा जी जी, मुझे दूर तक नहीं इसका कोई अंतर पड़ेगा जी। चलो, राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो यात्रा का जो असर है, क्या इन चुनावों पर थोड़ा बहुत दिखता है? क्योंकि एक बात हमारे मतदाता के बारे में ये भी कही जाती है कि वो बहुत जल्दी चीजों को भूल जाती है। बिल्कुल दिखता है नेहा जी, जिस रास्ते से वो गए वहां पे नजर आता है। और वो रूट ऐसा था जिसमें सचिन पायलट का थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग फोर्स है, क्योंकि वो गुर्जर है बाय कास्ट, और जिस एरिया से वो निकले थे वो पर्टिकुलरली मीना और गुर्जर्स का बेल्ट है जी। तो मैं मानता हूं उसका असर दिखता है, बिल्कुल नजर आता है। पर राजस्थान में और कोई एरिया में वो गई नहीं, तो और एरियाज में नजर नहीं आएगा आपको, पर जिस एरियाज में गए वहां पर दिखता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। पर मेरा मानना ये है कि आज तक यूनाइटेड है, और कांग्रेस के लिए उनका यूनिटी बड़ी जरूरी थी, क्यों अशोक गहलोत एक पैन स्टेट लीडर है, उनका अपना हर कास्ट कम्युनिटी के अंदर असर पड़ता है। पायलट यूथ के अंदर बहुत फेमस हैं, यूथ आइकॉन है मैं बोलूंगा। और इसके साथ में कांग्रेस के, क्यों कांग्रेस में एक बहुत बुराई है और आपको बता देता हूं, उनके पास ओरेटर्स अच्छे नहीं है, पर सचिन पायलट एक अच्छे ओरेटर भी हैं। तो दोनों मिलके मैं मानता हूं एक फॉर्मिडेबल फोर्स हैं, और दोनों मिल गए, इसीलिए कांग्रेस जो है आज बराबरी की टक्कर में है। यही मैं, और साथ में तड़का किसने लगाया दाल में, वो लगाया अशोक गहलोत की पॉलिसीज ने जी। इसलिए मैं मानता हूं कि तो दाल बहुत स्वादिष्ट बनती नजर आ रही है, और ये कितनी स्वादिष्ट लग रही है जनता को, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। सुनील सर, मैं आपसे राहुल गांधी के बारे में ही मेरा सवाल, और जो कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कितना जो है मजबूत होता नजर आ रहा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व है, एक अलग ही अब छवि जो है निखर कर सामने आ रही है इस चर्चा से। अभी आकलन कहूंगी मैं, दर्शकों को फिर से एक बार बताना चाहूंगी कि अभी ये सिर्फ और सिर्फ विश्लेषण और आकलन है, नतीजे के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है। लेकिन सुनील सर, आपका क्या आकलन? नहीं, मैं ये तो तथ्य है कि देश में
सरकार विरोधी माहौल बनाने में कांग्रेस की भूमिका है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भूमिका है। आज कोई अगर आपसे यह सवाल नहीं पूछ रहा है कि विपक्ष कहां है, तो वह राहुल गांधी की राजनीतिक गतिविधियां हैं। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अपने अभियानों को लगातार बनाए रखा, कभी छोड़ा नहीं जी। मेरा अपना ये मानना है। और इसीलिए आप ये देखिए कि कांग्रेस लीडरशिप ने इन तीनों राज्यों में और यहां तक कि तेलंगाना में भी अपने प्रचार अभियान को जबरदस्त तरीके से चलाया। स्थानीय नेताओं को आगे रखा और केंद्रीय नेतृत्व ने उनको समर्थन दिया। जहां उनकी मांग हुई वहां वो गए और स्थानीय नेताओं के ही कहने पर पूरा का पूरा अभियान चलाया। कहीं जिद की बात नहीं थी कि नहीं, हमें नहीं होने देंगे जी। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस लीडरशिप ने जो जिस तरीके के का रवैया अख्तियार किया है, वह आज उनकी जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है मोदी जी के ऊपर, और भरोसा अगर है तो अकारण भी नहीं है। एक बड़े नेता हैं, बड़ी अपील है, जन समर्थन भी उनके साथ है। उस तरह की और एक उनके साथ एक बड़ा संगठन भी है, उनके ढेर सारे कार्यकर्ता भी हैं। कांग्रेस की स्थिति नहीं है। कांग्रेस ने अपनी खोई हुई लीडरशिप को वापस पाया है, अपनी विश्वसनीयता को वापस ले आए हैं। तो उनके लिए आवश्यक है कि अपने खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए वह जो राज्य विशेष की लीडरशिप है उस पर वो भरोसा करें। लेकिन राहुल गांधी का ये जब वो पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, आप इसे उचित मानेंगे? नहीं, कभी नहीं मानेंगे। लेकिन क्यों राहुल गांधी ने पहली बार कही क्या? जब दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली की बात हो रही थी, कौन कर रहा था? जर्सी गाय किसने कही? और अगर पनौती शब्द इतना खराब है तो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने इस शब्द का क्यों प्रयोग किया? आप उनका ट्वीट पढ़ लीजिए, गौरव भाटिया का, हेमंत विश्व शर्मा का ट्वीट पढ़ लीजिए आप जी। एक व्यक्ति के ऊपर दोष मत दीजिए। पप्पू कौन लोग कह रहे थे? क्या पप्पू शब्द जब आप राहुल गांधी के लिए प्रयोग किया जा रहा था पार्टी के समर्थकों के द्वारा, तो यह उचित था? आप जब किसी को पार्लियामेंट में ट्यूबलाइट कर रहे थे तो ये क्या उचित था जी? आपने सवाल खड़ा किया, नेहा जी, आपने सवाल खड़ा किया कि संसद में किसी सांसद को, जो पुरानी पार्टी का सांसद, उसको ट्यूबलाइट कहा जाए? आपने कभी सवाल खड़ा किया क्या? किसी को जर्सी गाय कहेगी, आपने सवाल खड़ा किया क्या? जी। क्या क्या शब्द नहीं कहे गए? अभी मूर्खों का सरदार, अभी मूर्खों का सरदार कहा गया ना। क्या ये कहा जाना चाहिए जी? क्या विमर्श की भाषा ये होनी चाहिए? सवाल है नहीं, ये कोई एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है। क्या हर व्यक्ति को इन शब्दों से बचना चाहिए? ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम अपने भाषणों से, अपने वक्तव्यों से अपनी जनता को भी शिक्षित करते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। इसी नोट पर समाप्त करना चाहूंगी, समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर आपका भी, अनिल सर आपका भी, कि आपने समय निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। और अब दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप कृपया हमें लगातार अपना स्नेह अपने फीडबैक के जरिए भेजते रहिए info@justbroadcasting.com पर, और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके ईमेल का हर रोज इंतजार रहता है। धन्यवाद।